UPSC Mains 2025 GS1 paper analysis. In this video, I am going to tell you how you can solve this question paper. जिन लोगों ने इस साल एग्ज़ाम दिया है वो अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो वो बाद में देखें, अभी उनका समय नहीं है देखने का। जब आपका पेपर सारे हो जाएं तब देखें। जो तैयारी कर रहे हैं या जो बाद में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेनली उनके लिए वीडियो मैंने इस समय बनाया है। जो दे रहे हैं वो बाद में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप आईबीसीज इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं, किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं जिनका आंसर आपको डायरेक्टली नहीं पता। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो डायरेक्ट आपके कंटेंट से नहीं है, आपके कंटेंट से रिलेटेड रहते हैं। उनका कैसे आंसर करना है, किस तरीके से डायग्राम बनाना है, VAs वैल्यू एडिशन किस तरीके से वैल्यू एडिशन करना है, और किस तरीके से यू कैन राइट गुड आंसर इन एग्जाम इन्वायरमेंट। जो इतना स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट रहता है उसमें आप किस तरीके से अच्छे डिसेंट आंसर लिख सकते हैं जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। इसको वेरी इजी में कैटेगराइज किया जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है पहला, क्योंकि ये हर कोई पढ़ता है। प्रीलिम्स में भी इंसान पूरा पढ़ता है, मेंस में भी पढ़ता है। इसका आइडिया हर किसी को रहता है। आइडिया क्या अच्छे से आपको बनता है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबसे पहले आई इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट द टाइम पीरियड। ठीक है, जो भी टाइम पीरियड है हड़प्पा का वो लिख सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस यू कैन राइट द नंबर ऑफ सेटलमेंट्स। अगर आपको ये डाटा याद है, अराउंड 1500 सेटलमेंट थे हड़प्पा के। यू कैन डिफाइन द एरिया। ठीक है, एरिया बता सकते हैं। इसके साथ आप मेन जो उसके सेंटर्स थे उनको मैप कर सकते हैं। आप यहाँ एक मैप भी बना सकते हैं जिसमें कि जो एरिया है वो आप बताएंगे, ये वाली चीज़ें आप बताएंगे, एरिया और मेन सेंटर इसमें बताएंगे। यहाँ पे एक मैप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, एरिया बेसिकली पता होना चाहिए। इस तरीके से आप 2 से 3 लाइन में, 2 to 3 लाइन्स में इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये मैं एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं बताऊंगा, बट अगर आप थोड़ी भी तैयारी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं। ठीक है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका एग्जैक्ट बताने का कुछ मतलब नहीं है। अब बॉडी में क्या पूछा है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी 8 से 9 पॉइंट निकालने में दिक्कत होगी। 8 to 9 पॉइंट्स आप इजीली इसमें निकाल सकते हैं हर कोई। किस तरीके से आप निकालेंगे, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं ग्रिड जो पैटर्न होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, यहाँ आप डायग्राम भी बना सकते हैं कि किस तरीके का ग्रिड पैटर्न था। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि किस तरह की टाउन प्लानिंग थी उनकी। ठीक है, आप उसके ड्रेनेज के बारे में लिख सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। आप उनके हाउसेस के बारे में लिख सकते हैं कि मल्टी स्टोरी हाउसेस थे, किस तरीके से अरेंज थे। आप उसकी ग्रेट बाथ के बारे में लिख सकते हैं कि किस तरीके की ग्रेट बाथ थी, उसका भी डायग्राम बना सकते हैं अगर आपको पता है। यू कैन राइट अबाउट डिवीजन ऑफ सिटी, है ना, एक सिटाडेल होता था, इसका भी आपको डायग्राम बना सकते हैं बहुत अच्छा, कैसे ये होता था और कैसे ये सिटाडेल रहता था, यहाँ किसके घर होते थे, यहाँ किसके घर होते थे। यू कैन राइट अबाउट ग्रेनरीज, है ना, ग्रेनरीज में किस तरीके का वेंटिलेशन होता था, किस तरीके से स्टोर की जाती थी वहां पास चीजें। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के बारे में लिख सकते हैं। इस तरीके से आप 2-3 पॉइंट और लिख सकते हैं। जो अभी लेटेस्ट पढ़ रहा है उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा। इस तरीके से आप मल्टीपल पॉइंट्स लिख सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, मस्ट है डायग्राम। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो इतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ये सब लिखने के साथ साथ एक कोने में, ये अगर आपका पेपर है तो एक कोने में आपको छोटा सा डायग्राम बनाना है यहाँ पास। ठीक है, तभी आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर फाइनली आप आएंगे कंक्लूजन में। कंक्लूजन में जब भी आप हिस्ट्री का कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसको ये देखिए कि जो भी क्वेश्चन है क्या वो किसी तरीके से मॉडर्न समय में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें इंस्पायर करता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि हड़प्पन आर्किटेक्चर आज के समय भी मतलब दीस आर्किटेक्चर इतने अच्छे थे कि आज की जो मॉडर्न डे अर्बन सिटीज़ की प्लानिंग, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह बना रहे हैं, इसमें भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा लिखना है, आपकी जगह नहीं भरी है, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट आर्ट फॉर्म्स। है ना, कि बस आर्किटेक्चर नहीं थे, आर्ट फॉर्म्स भी थे, और इस तरीके से 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। बट ये इतना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया। ये तभी लिखना है जब आपके पास ऊपर के कंटेंट की कमी हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगी। आप 1-2 डायग्राम बनाएंगे और इस तरीके से लिखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में एटलीस्ट कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आ गया वेरी वेरी इजी, जो हर किसी को बन जाएगा अगर जिसने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिन द मेन
एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। अगर किसी को सिंक्रेटिज्म का मतलब उस समय नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ देख सकते हैं धार्मिक समन्वयता, है ना, यानी कि बेसिकली रिलीजियस यूनिटी, सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। ये आप वेरी इजी में तो नहीं कह सकते, बट ये मॉडरेट में कह सकते हैं। मॉडरेट में मैंने इसलिए कहा है बिकॉज ये ऑल दो ईजी में ही आएगा अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा, बट ये मेडिवल चीज जो ये सारी चीजें हैं ये आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, मेंस में इतना ज्यादा आप ध्यान नहीं लगाते हैं कि इसको सॉल्व करने में। और अगर आपको नॉर्मल आंसर हर कोई लिख देता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डिसेंट आंसर लिखना है तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए चीजों का, ठीक है। बेसिक आइडिया अगर आपको नहीं है चीजों का तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो अपन इसको हटा लेते हैं। तो अपन देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 विच इज आस्किंग अबाउट, क्या पूछ रहा था, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। तो इसका आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे ये देखते हैं अपन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में अगेन यू कैन राइट अबाउट द टाइम पीरियड एंड इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, अगर आपको पता है, जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपने प्रीलिम्स में जो भी बनाए थे नोट्स उसका एक बार भी रिवीजन किया होगा मेडिवल या इन सब चीज़ों का, तो आपको कुछ चीज़ें तो याद रहती हैं, विच इज सुल आई कुल, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। आप इसे इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं कि ये एक उनकी फिलॉसफी थी विच टॉक्स अबाउट, जो इनकी फिलॉसफी ये थी, ये कुछ प्रमोट करती है, क्या प्रमोट करती है, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें प्रमोट करती है। आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन में ही लिख सकते हैं, या फिर आप टाइम पीरियड लिख दीजिए और उन समय उस समय का आप एरिया वगैरह जो भी लिखना है, बट ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप टाइम पीरियड लिखने के बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ इंट्रोडक्शन में ही लिख दीजिए। अब बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में आपको मल्टीपल पॉइंट्स लिखने हैं, पहले पॉइंट में यही आपको लिखना है, सो लाइकुल, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है 2-3 लाइन में। इट इज़ अबाउट यूनिवर्सल पीस, किस तरीके से ये उनकी एक ब्रॉड फिलोसफी थी। एक सेकेंड, हेलो, किस तरीके से उनकी ब्रॉड फिलोसफी थी अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, किस तरीके से वो इसे प्रमोट करते थे, इसके बारे में 1-2 लाइन आपको लिखनी है। देन यू कैन राइट अबाउट वेरियस थिंग्स लाइक एबोलिश रिलीजियस, जो टैक्सेस लगते थे, क्या बोलते हैं उसे, उन्हें जिजिया, इनको एबोलिश कर दिया था। जो नॉन मुस्लिम में रिलीजियस टैक्स लगाए जाते थे, इसे अकबर ने एबोलिश कर दिया था। ये एक तरीके से रिलीजियस सिंक्रेटिज्म दिखाता है कि वो हर रिलीजन का सम्मान करते हैं। इसके बाद उन्होंने इबादत खाना, इबादत खाना इन फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में उनका एक इबादत खाना था। इबादत खाना में क्या होता था, अलग अलग रिलीजन के, हिंदू, मुस्लिम, ज़ोरास्ट्रियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अलग अलग रिलीजन के लोग आते थे, डिस्कस करते थे वेरियस बातें, उन सबकी बातों को इक्वल वेटेज दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा यू कैन राइट अबाउट दिन ए इलाही, दिन ए इलाही इज अ सिंक्रेटिक फेथ। आप क्वेश्चन पेपर से ही वर्ड ले लीजिए, सिंक्रेटिक फेथ। सिंक्रेटिक फेथ यानी कि एक समन्वय था, मतलब ये एक बेसिकली एक कोई पर्टिकुलर इस्लाम या हिंदुइज्म या किसी एक से इन्फ्लुएंस नहीं था। ये जो इबादत खाने में डिस्कशन होते थे, इसके थ्रू ये बनाया गया एक फेथ था, जिसमें किसी भी रिलीजन का कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है, और ये बेसिकली पीस, हारमोनी, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता था। देन देन यू कैन राइट अबाउट स्कॉलर्स, कि हिंदू मुस्लिम संस्कृत, हर हिंदू मुस्लिम हर तरह के स्कॉलर्स को वो सम्मान देते थे, जैसे कि, है ना। इसके अलावा यू कैन इन दिस पॉइंट यू कैन राइट संस्कृत स्कूल्स को उन्होंने प्रमोट किया, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में थे बहुत सारे दूसरे रिलीजन के आदमी, जैसे कि मान सिंह के बारे में आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत एक ट्रस्टेड एडवाइजर थे, जो कि हिंदू थे। देन यू कैन राइट अबाउट आर्ट, आर्ट के बारे में लिख सकते हैं कि किस तरीके से वेरियस रिलीजन, हिंदू आर्ट को भी इन्होंने प्रमोट किया, किस तरीके से ट्रांसलेशन किया वेरियस बुक्स का संस्कृत में, और संस्कृत बुक्स का भी ट्रांसलेशन किया हिंदी में, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके 7-8 पॉइंट बन जाएंगे। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है, जैसे कि ये है सोलाकुल नजिया, इबादत खाना इन फतेहपुर सिकरी, दिन इलाही, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रहना चाहिए, मान सिंह या और भी आपको कोई हिंदू उनका याद हो तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये सारे पॉइंट पॉइंट तो आप जनरेट कर ही लेंगे। इसमें सिंपल से ये लिखना है कि किस तरीके से वो दूसरे रिलीजन का सम्मान करते थे, वो तो आप लिख ही लेंगे। बट इसमें और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो आपको लिखनी पड़ेंगी। आप रैंडम आंसर लिख देंगे जनरलाइज्ड बहुत ज़्यादा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं इसे मॉडरेट में कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपके लिए ये भी वेरी इजी में आ जाएगा, बिकॉज आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। देन इन द कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में अगेन आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से आज भी उनकी जो अकबर की रिलीजियस हारमोनी थी, सिंक्रेटिक वैल्यूज थी, वो आज भी इंस्पायर कर रही हैं, ठीक है। जो उस समय भी एक कंपोजिट कल्चर अकबर के टाइम पे बना था, इट इंस्पायर्स मॉडर्न इंडियन, you can write anything like modern Indian ethos of pluralism and inclusive governance। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। अगेन अपन ने वही लिखा कि किस तरीके से जो उस समय उन्होंने सिंथेटिक कल्चर वैल्यू कंपोजिट कल्चर डेवलप किया वो आज भी इंस्पायर कर रहा है प्लूरिज्म और इंक्लूसिव गवर्नेंस को। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कठिन था, अगर आपको बेसिकली ये सारे जो टर्म्स होते हैं ये पता हो। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा आंसर करना, बिकॉज आप तब जनरलाइज आंसर लिखेंगे जिसमें कि आपको दो नंबर 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आप इस तरह का आंसर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज आपने स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, द स्कल्पचर्स फिल्ड द चंदेला आर्ट फॉर्म विथ रिजिलियंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ। बेसिकली आपको चंदेला आर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में लिखना है और किस तरीके से स्कल्पचर्स ने उसे फिल कर दिया विथ रिजिलियंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ इलिसिडेट। ये भी मॉडरेट में आ जाएगा। ये मॉडरेट में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जैसा कि इस पेपर में भी लिखा है कि चंदेला आर्ट फॉर्म के नाम पे आपको एक ही चीज़ें पता होती हैं, वो है खजुराहो का टेम्पल। खजुराहो के टेम्पल के अलावा किसी को कुछ नहीं पता होता चंडेला आर्ट फॉर्म के बारे में। 90% बच्चों को, जिसने स्पेसिफिक पढ़ा है उन्हें तो पता होगा, बट जनरली नहीं पढ़ते हैं आप स्पेसिफिक। तो आपको इसमें ये लिखना है कि खजुराहो टेम्पल्स में जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, वो किस तरीके से फिल्ड हैं विद ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड रिजिलियंट विगर, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है। सो वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो अपने चंदेला आर्ट फॉर्म्स हैं, हाउ द sculptures fill them with resilient vigor plus breath of life। तो बेसिकली आप इसको अलग अलग तो नहीं लिख सकते, बहुत लिखना है अलग कठिन है। आपके पास इतना कंटेंट हो तो ठीक है, वैसे तो होगा नहीं। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, अगेन आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं कि चंदेला किस समय थे। अगर किसी ने खजुराहो टेम्पल के बारे में पढ़ा होगा तो उसको पता रहता है कि 1000 एडी के आसपास खजुराहो टेम्पल बना था, तो आप उसी के अराउंड 1000 एडी, अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि आप कुछ भी 900 टू 9 टू 13 सेंचुरी इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर स्पेसिफिक नहीं पता तो 1000 एडी के आसपास वो एग्जिस्ट करते थे, ऐसा आप लिख सकते हैं, ये भी सफिशिएंट होगा। देन यू कैन राइट कौन थे वो, कहाँ किस एरिया में थे, बुंदेलखंड एरिया में थे, ठीक है। और यू कैन राइट अबाउट, यहीं पास आप लिख दीजिए खजुराहो टेम्पल्स के बारे में। उन्होंने खजुराहो टेम्पल्स को पार्टनाइज किया और खजुराहो टेम्पल्स के जो अपने वॉल्स हैं, जो अपना एंट्रेंस है, जो अपना पिलर्स है, इन सब जगह पास स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यही है ना कि चंदेला आर्ट फॉर्म में जो स्कल्पचर्स हैं वो किस तरीके से रिजिलियंट विगर और ब्रेथ ऑफ लाइफ को दिखाते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन, आपको क्योंकि इतना ज़्यादा इसका कंटेंट नहीं है तो इंट्रोडक्शन आप 4-5 लाइन का थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। पहले 1-2 लाइन में लिखिए टाइम पीरियड बुंदेलखंड एरिया में था, फिर एक लाइन छोड़ के लिखिए कि खजुराहो टेम्पल एक उनका मेजर आर्ट फॉर्म था जिसको इन्होंने पार्टनाइज किया। उसके जो स्कल्पचर्स हैं वो वॉल्स में, एंट्रेंस में, पिलर्स में मल्टीपल टाइप के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। अब आप मेन बॉडी लिखेंगे कि किस तरीके से वो रिजिलियंट विगर और ब्रेथ ऑफ लाइफ को दिखाते
दिखाते थे, यानी कि बेसिकली कुछ नहीं आपको दिमाग में रखना है, स्कल्पचर्स की बस तारीफ करनी है कि क्या क्या थे। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि मल्टीपल फॉर्म्स में थे वो स्कल्पचर्स, जैसे कि आपके एनिमल्स के थे, कॉमन पीपल के थे, गॉड के थे, ठीक है, यू हैव डांस, यू हैव म्यूजिक, यू हैव डेली एक्टिविटीज एटसेट्रा, यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स में वहाँ पास स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जो कि ब्रेथ ऑफ लाइफ को बताते हैं कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी मतलब कितनी वाइड होती है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जनरलाइज लिख दीजिए कि ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं जो ब्रेथ ऑफ लाइफ वगैरह को बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा डांस वगैरह है, म्यूज़िक वगैरह है, तो बहुत सारे ग्रेसफुल पोस्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ग्रेसफुल पोस्चर्स देखने को मिल सकते हैं। आप उसमें कह सकते हैं एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं कि कोई मतलब डांस फॉर्म देखने को मिल रहा है टेम्पल्स में, इसलिए वो दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पास किसी टेम्पल का नाम याद हो, जैसे कैलाशनाथ टेम्पल या कोई भी कैलाशनाथ तो नहीं, जो भी आप को टेम्पल्स के अगर कुछ नाम याद हो, जो कि होंगे, मैं 1-1.5 साल से मैंने नहीं की तैयारी, इसलिए मुझे स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा, बट आपको याद डेफिनेटली होंगे खजुराहो के 2-3 टेम्पल के नाम, तो वो आप डेफिनेटली लिखिए, उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कि डांस फॉर्म सीन इन दिस टेम्पल, भले ही आपको नहीं पता बट आप लिख दीजिए कि डांस फॉर्म सीन इन दिस टेम्पल, सो ग्रेसफुल पोस्चर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। इसी तरीके से आंसर लिखा जाता है, स्पेसिफिक एक चीज़ रट के नहीं जा सकते बिकॉज आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लिखनी ही है, वो जो सबको पता भी रहती है कि वहाँ पास इरोटिक इमेजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। इरोटिक इमेजेस क्या दिखाती हैं कि जो चंदेला रूरल्स थे, दे आर फॉलो ऑफ द तांत्रिक कल्ट, ठीक है, तांत्रिक कल्ट के फॉलोअर थे, दे दीस इरोटिक इमेज सो कॉस्मिक एनर्जी, these erotic images signifies fertility, prosperity, ठीक, ये सारी चीजें, एंड दे दिस यहाँ पास मिथुन्स की इमेजेस मिलती हैं। ये अगर आपको वर्ड पता हो तो बहुत अच्छा है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप का हो गया। अगर ये आपको पता हो, मिथुन क्या होते हैं, एरोटिक कपल्स को बोलते हैं मिथुन। तो ये सारी चीज़ें, ये एक मेन चीज़ है जो आपको लिखनी पड़ेगी, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सबको पता होता है कि इरोटिक इमेजेस क्या दिखाती हैं, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, कॉस्मिक एनर्जी, तांत्रिक कल्ट के फॉलोअर्स थे, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप लिख पाएंगे, इसीलिए इतना ज़्यादा हार्ड में नहीं आएगा क्वेश्चन। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कहीं भी अगर स्कल्पचर्स हैं, स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां हैं, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, नरेटिव स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। नैरेटिव स्कल्पचर्स यानी कि स्कल्पचर्स एक कहानी, नरेशन बता रहे हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि कोई एक टेम्पल का नाम कुछ भी लिख दीजिए और वहाँ पास इस तरीके के जो स्कल्पचर्स हैं वो दिखा रहे हैं डेली लाइफ, हंटिंग वगैरह, कुछ हंटिंग वगैरह नहीं पर डेली लाइफ के कुछ कोर्स दिखा रहे हैं जो कि एक नरेशन की तरह लगते हैं। इस तरीके से आप जनरलाइज पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देयर इज ऑर्नामेंटेशन, अगर कहीं भी स्कल्पचर से मूर्तियां हैं तो वहाँ जो इंसान बने हैं या भगवान बने हैं उनके ऑर्नामेंटेशन होगा, ऑर्नामेंटेशन सो एस्थेटिक वैल्यू देता है प्लस एक सिंबॉलिक वैल्यू देता है, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये भी जनरलाइज्ड है ना, एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि ऑर्नामेंटेशन है कि नहीं, बट डेफिनेटली अगर मूर्तियां किसी इंसान बने हैं तो उसने कुछ ऑर्नामेंट्स पहने होंगे जिसकी एस्थेटिक वैल्यू होगी, जिसकी कुछ सिंबॉलिक वैल्यू होगी, ठीक है। देन जो यहाँ की मूर्तियां हैं दे हैव मिक्स ऑफ यू कैन से स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ एरोटिक इमेजेस नहीं दिखाते, स्पिरिचुअलिटी प्लस वर्डली जॉय, तो इसे कह सकते हैं आप एक स्वीट सिंथेसिस इसकी देखने को मिलती है कि एक तरफ तो एरोटिक इमेजेस हैं जो वर्ल्डली जॉय के बारे में बताती हैं, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल इमेजेस भी हैं, तो इसका एक मिक्सचर देखने को मिलता है, और ये बताता है कि किस तरीके से आपको स्पिरिचुअल के साथ साथ वर्ल्डली जॉय भी अगर आप भोगेंगे या महसूस करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा मतलब मोक्ष मिलेगा आपको, या जो भी आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। फाइनली इसमें इतने ही पॉइंट में आपका भर जाएगा पेपर, बिकॉज ये पॉइंट थोड़े ब्रॉड है, जैसे कि एरोटिक इमेजेस वगैरह वाले में ही आधा पेज आपका चला जाएगा, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो, और इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट है भी नहीं, तो फाइनली यू कैन कंक्लूड, इन द कंक्लूजन यू कैन राइट कि ये इतना ज़्यादा मतलब इसकी वैल्यू है, इतने ज़्यादा अच्छे स्कल्पचर्स हैं कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी खजुराहो में इंक्लूड किया जाता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये आज भी, इसमें भी अगेन आप लिख सकते हैं कि ये आज भी इंस्पायर कर रही है अपने ग्लोबल एस्थेटिक ट्रेंड्स को, ठीक है। जो मूर्तियां स्कल्पचर्स हैं वो आज भी ग्लोबल एस्थेटिक ट्रेंड्स को इंस्पायर कर रहे हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी तरह 2-3 लाइन में आप एक्सप्लेन करके खत्म कर सकते हैं आंसर। इसमें भी आप डायग्राम चाहें तो बना सकते हैं टेम्पल का एक जगह,
अगर आपको याद है कि किस तरीके के टेम्पल होते हैं, कि खजुराहो के नगरा स्टाइल के टेम्पल होते हैं, किस तरीके के टेम्पल हैं, तो अगर आप छोटा सा एक कोने में डायग्राम बना देंगे तो उससे भी फर्क पड़ता है। आपको ये नहीं सोचना है कि उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आपको डायग्राम अगर आपको पता है तो बना देना है। आई एम अश्योरिंग यू कि उससे बेनिफिट ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ आर क्लाइमेट चेंज, एक मिनट, एक सेकेंड। Fourth question is how are climate change and sea level rise affecting the very existence of many island nation discuss with example। ये भी मॉडरेट में आएगा। मॉडरेट में अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं पता होंगे। ये तो सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, उससे वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशन हो रहा है। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ना। ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन है, आपने सुना होगा वर्ड। ये हमेशा वेरियस फोरम्स में बात रखते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हेलो। क्या? हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक। तो हाउ इज क्लाइमेट चेंज इन द सी लेवल राइज अफेक्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशन, इसके बारे में आपको लिखना है। मॉडरेट में आएगा। अगर आपको एग्जांपल इसके भी पता है तो अगेन इजी में आ जाएगा। जैसे अकबर वाला क्वेश्चन था या फिर दूसरे क्वेश्चन थे, उसमें भी अगर आपको एग्जांपल स्पेसिफिक पता होंगे, जो स्पेसिफिक कीवर्ड है, तो आपको इजी हो जाएगा। इसमें आप क्लाइमेट चेंज प्लस सी लेवल राइज दैट विल अफेक्ट द, क्या था, आइडेंटिटी, वेरी एग्जिस्टेंस, ठीक है। climate change and sea level rise is affecting the very existence of small island nations। और इसमें आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो अगर ये आपको एग्जाम्पल पता है तो इजी हो जाएगा। बट मुझे लगता है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो एग्जाम्पल आपको पता होंगे। कैसे? सबसे पहले अपन यही देख लेते हैं। यू मस्ट नो अबाउट मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स के बारे में पता होगा। यू हैव हर्ड अबाउट किराबती, टुवालू, देन मॉरिशियस, मार्शल आइलैंड, फिजी, टोंगा। यू कैन राइट अबाउट अदर, इस तरह के और भी बहुत सारे आइलैंड हैं। इसमें आपको सारे नहीं पता होना, एटलीस्ट आपको मालदीव्स, कीरावती, टूला बहुत न्यूज़ में था, मॉरिशस, अगर ये तीन चार भी आप लिख पा रहे हैं ना तो मोर देन सफिशिएंट है। इन्हीं तीन चार के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अगर आपको पता होंगी, जैसे कि मालदीव्स 1.5 मीटर ऊपर है सी लेवल से, यानी कि अगर 1.5 मीटर राइज हो गया सी लेवल तो मालदीव पूरा डूब जाएगा। इस तरह की अगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको पता हो, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये पता हो भी सकता है, नहीं मैं इसीलिए इतना वो नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आपको एग्जाम्पल तो पता होने चाहिए। तो आप अगर कोई एग्जाम्पल पता है तो आप बहुत इजीली आंसर लिख पाएंगे। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि दोनों को लिंक कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल, SLR, सी लेवल राइज हो रहा है, जिसके कारण मतलब इसका रेट लिख सकते हैं, अराउंड 55 सेंटीमीटर सी लेवल राइज हो जाएगा बाय 2000, नहीं 2100। ये किसने कहा है? IPCC ने। शायद ये इतना ही है या 1 मीटर है, कुछ ऐसा कहा है। स्पेसिफिक डाटा आप देख लेना। बस इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल राइज हो रहा है, कितना प्रोजेक्शन है कि इतना राइज हो जाएगा, वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से दो तीन लाइन में आप डिसेंट सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। देन इन द बॉडी यू विल राइट कि कैसे क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज विल वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशन को इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, जो सबसे सिंपल चीज़ है जो आपके दिमाग में आएगी, कैसे इंपैक्ट करेगा? सी लेवल राइज होगा तो वो डूब जाएंगे, यानी कि उनकी लैंड चली जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ आप यही लिख सकते हैं कि ड्राउनिंग हो जाएगी। ड्राउनिंग विल लीड टू डिस्प्लेसमेंट। समझ आया आपको? ड्राउनिंग हो जाएगी, इट विल लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, जैसे कि यहाँ आप लिख सकते हैं, जो मैंने बताया कि मालदीव 1.5 मीटर अबव है सी लेवल से, तो अगर सी लेवल 1 मीटर से या 55 सेंटीमीटर से बढ़ेगा तो उसके कुछ पार्ट डूब जाएंगे, ड्राउनिंग हो जाएगी, उसके कुछ पार्ट की डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों को। इसको फर्दर आप लिंक कर सकते हैं, फ्लो चार्ट जैसा बना सकते हैं। दे क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज बढ़ेंगे, इट विल लीड टू रीजनल इनस्टेबिलिटी,
इस तरीके का आप कुछ लिख सकते हैं। बेसिकली ड्राउनिंग होने से उनकी लैंड चली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज, रीजनल स्टेबिलिटी आप एक पॉइंट में पूरा लिख सकते हैं। ये एक मेन पॉइंट हो गया। इसके अलावा यू कैन राइट मल्टीपल थिंग्स लाइक जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होने से क्या होता है, जो पीने का पानी है या फिर जो अपना इंडस्ट्रियल यूज़ का पानी है या जो एग्रीकल्चर यूज़ का पानी है, वो कंटामिनेट हो जाएगा, सॉल्ट वाटर हो जाएगा, तो आप ये सब में यूज़ ही नहीं कर पाएंगे पानी, है ना, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होने के कारण। इससे उनका सर्वाइवल रिस्क में आ जाएगा, वेरी एग्जिस्टेंस उनकी रिस्क में आ जाएगी। देन देयर इज सॉइल सेलिनाइजेशन। सॉइल सेलिनाइजेशन का मतलब होता है कि सलाइन वाटर अंदर आएगा, सॉइल में मिक्स हो जाएगा, सॉइल सेलिनाइजेशन हो जाएगी, जिससे कि एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट होगा। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं बना पाएंगे, मतलब उगा पाएंगे वो फसल, तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट देयर एग्जिस्टेंस। देन यू कैन राइट दैट उनकी इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा। अगर उनके एरियाज आइलैंड्स वगैरह डूब जाएंगे तो टूरिज्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मालदीव्स की ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इकॉनमी, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता आपको, अगर पता होगा 80-90 कितनी परसेंट इकॉनमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, अगर ये इम्पैक्ट होगा तो उनकी पूरा एग्जिस्टेंस इम्पैक्ट हो जाएगा, और कोई इंडस्ट्रीज में उनके वो है ही नहीं इतना ज़्यादा। देन यू कैन राइट अबाउट कल्चर, कल्चर डिस्ट्रक्शन। कल्चर ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बहुत सारे जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पास खासकर अफ्रीकन के जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पास बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है जो कि लास्ट ऑफ इट्स काइंड है, यानी कि वो लास्ट आखिरी ट्राइबल्स हैं अपने काइंड के। अगर ये एरिया डूबी तो ये खत्म हो जाएगा इनका कल्चर, या तो ये ये भी डूब जाएंगे, या फिर अगर ये डिस्प्लेस होकर कहीं और जाएंगे तो अपना कल्चर जो लाखों सालों से, हजारों लाखों सालों से फॉलो कर रहे थे, वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो कल्चर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। देन यू कैन राइट अदर थिंग्स लाइक क्लाइमेट चेंज और क्या कराता है। क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज तो देख लिया, क्लाइमेट चेंज और क्या कराता है। क्लाइमेट चेंज कैन लीड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन, इट कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेनफॉल विच कैन लीड टू द फ्लड। ये सारी चीजें भी सर्वाइवल को तो इम्पैक्ट करेंगी ही ना। इसमें आप कोई रिसेंट साइक्लोन का एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आपको पता हो इंडियन ओशन रीजन में रिसेंट साइक्लोन जो मालदीव्स वगैरह या मॉरिशियस या कोई भी सीचेलिस आइलैंड या किसी को भी इम्पैक्ट किया हो, अपने ही अंडमान निकोबार लक्षद्वीप किसी को इम्पैक्ट किया हो, तो उसको आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से रिसेंट साइक्लोन मतलब ये आया जिससे कि इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। इसको अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, सेवंथ इसको कर सकते हैं आप, या जैसा आपको लिखना हो। देन यू कैन राइट क्लाइमेट चेंज से कैसा होता है। क्लाइमेट चेंज से एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द वीबीडी। वीबीडी इज द वेक्टर बॉर्न डिसीज, वेक्टर बॉर्न डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। अगर कहीं भी फ्लड हो रही है तो वहां से वेक्टर बॉर्न डिसीज का रिस्क 31% बढ़ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक डाटा है जो मैंने बहुत पहले याद किया था, अभी तक याद है मुझे। तो ये आप लिख सकते हैं, मतलब आप जनरलाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हेल्थ इश्यूज होंगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रेशर पड़ेगा। उसके अलावा यू कैन राइट दैट क्लाइमेट चेंज से जो बायोडाइवर्सिटी है, बीडी इज द बायोडाइवर्सिटी से इम्पैक्ट पड़ेगा। यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ कोरल रीफ्स, कैसे मालदीव्स के आइलैंड में या लक्षद्वीप में या किसी और मॉरिशस वगैरह जहां भी आपको लिखना हो, वहां पास कोरल रीफ्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, आपको एग्जाम्पल करके वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख कब पाएंगे, जब आपको आइलैंड्स के कुछ नाम पता हो, 4-5 आइलैंड के, मालदीव्स, तुलु, तुवुला, ये क्या है, तुवालू या मॉरिशस, किराबती, ये सब आपको पता हो। तो अब ये हो गया, आप ये आपने ये आंसर लिख दिया। देन यू कैन राइट इन द कंक्लूजन, यू कैन राइट कंक्लूजन को आप वे फॉरवर्ड की तरह लिख सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। आगे क्या करना चाहिए अपन को अडॉप्टेशन फंड होना चाहिए। अडॉप्टेशन फंड यानी कि अगर जो भी क्लाइमेट चेंज हो ऑलरेडी हो चुका है उस पर किस तरह का अडॉप्टेशन होता है, एक मिटिगेशन अडॉप्टेशन, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है उसके जो चेंजेस हो चुके हैं, उसके जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उससे कैसे अडॉप्ट किया जाए, वो फंड होना चाहिए। मिटिगेशन मतलब आप कैसे कम करें, वो फंड से ज़्यादा इस फंड पे फोकस करना चाहिए, बल्कि अभी उल्टा हो रहा है, मिटिगेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप। और भी क्लाइमेट चेंज को कंटेन करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बेसिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि सी वॉल्स वगैरह, मालदीव्स ने शायद डेवलप भी किया है, यहाँ पर एग्जांपल में लिख सकते हैं सी वॉल, जिससे कि सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन ना हो सी लेवल राइज के बाद भी। इसके अलावा यू कैन राइट दैट स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट नेशन की एक अपना फोरम होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल जो मंच है वहाँ पास अपनी बात रख सकें, इनकी बात सुनी जाए। इसके अलावा देर नीड टू हैव ए कोऑपरेटिव माइग्रेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसा आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे कोऑपरेटिव माइग्रेशन फ्रेमवर्क, FWS फ्रेमवर्क ये होना चाहिए, यानी कि अलग अलग नेशन मिलकर एक कोऑपरेटिव माइग्रेशन फ्रेमवर्क बनाएं कि जो स्मॉल आइलैंड नेशन डूब रहे हैं या डूब जाएंगे, उनका वहाँ के लोग जाएंगे कहाँ, उनका माइग्रेशन कैसे होगा, इसका फ्रेमवर्क लॉन्ग टर्म में आपको बना सकते हैं आप, है ना। बिकॉज ये इनएविटेबल चीज़ें हैं, कुछ जो बहुत ज़्यादा सी लेवल से बहुत कम है, 50 सेंटीमीटर या 1 मीटर ऊपर है, वो तो डूबेंगे ही कभी ना कभी, यार नहीं तो 50-100 साल बाद, तो उसका एक माइग्रेशन फ्रेमवर्क होगा तो अच्छा है। इस तरीके से आप जनरलाइज अंत में कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना फिफ्थ
फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो कि मॉडरेट था, अगर आपको एग्जांपल्स पता हो तो आप थोड़ा दिमाग लगा के अच्छा आंसर लिख सकते हैं। देन व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज, हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया, सुटेबल एग्जांपल, ये इजी में आ जाएगा। अगर आपको बेसिक आपने इकोनॉमी पढ़ी है या ज्योग्राफी पढ़ी है, बेसिक आपने जो एनसीईआरटी की वही पढ़ी है, तो आपको पता होगा नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज फार्म के अलावा। अगर ये भी आपको नहीं पता तो आपके लिए डिफिकल्ट में आ जाएगा, बिकॉज फिर आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख के आ जाएंगे। तो क्या होती है ये अपन देखते हैं। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, फिफ्थ था शायद, फिफ्थ था कि फोर्थ था, फिफ्थ है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, सबसे पहले उन्होंने पूछा है व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज फार्मिंग को छोड़ के। तो ये आपको अगर पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या क्या होती है, एएच इज एनिमल हस्बेंड्री, ये तो सबको पता होगा 100%। अगर ये भी नहीं पता तो फिर आपने अच्छे से तैयारी ही नहीं की है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री जिसमें क्या जाता है, डेयरी, पॉल्यूट्री, जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, गोट रेजिंग, कैमल रेजिंग, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा आ जाता है अपनी फिशिंग, जैसे कि जो नॉन फार्म फार्मर एक्टिविटी जिसमें आप मल्टीपल लिख सकते हैं, जैसे कि एक्वाकल्चर, मरीन फिशिंग, एटसेट्रा, ठीक है। ये दूसरा हो गया नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज। देन कम्स द फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री आप लिख सकते हैं। देन कम्स द, यू कैन राइट ऑल्सो राइट गैदरिंग, गैदरिंग जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते हैं। देन यू कैन राइट माइनिंग एंड क्वायरिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग भी नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। इस तरीके से अगर आपको नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में इतनी आइडिया है तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख देंगे। आपने ये लिख दिया व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज, उसमें आप ये लिखेंगे। अगला इसका पॉइंट क्या है कि किस तरीके से ये फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया इससे किस तरीके से रिलेटेड है। एक पॉइंट मैं बताना भूल गया यहाँ, पिछले क्वेश्चन में भी आप डायग्राम बना सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज अफेक्टिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड नेशन। इसमें भी आप एक डायग्राम बना सकते हैं, कि आप बना क्या सकते हैं, बनाना ही है आपको, एक डायग्राम बनाना है आपको। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मॉरिशस, अपना जो सीचलिस है, या फिर अपना मालदीव्स है, तुवालू है, किरावती है, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है उस डायग्राम में। और आपको मतलब ये स्मॉल आइलैंड जो नेशन है जिसका सर्वाइवल रिस्क में है, वो सारे आइलैंड नेशन को आपको दिखा देना है, ठीक है। आइलैंड नेशन की बात है तो आप अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वैसे तो दिखा सकते हैं, पर इतना जरूरी नहीं है। बट आप आइलैंड नेशन जो 4-5 आपको पता है उन्हें आप वर्ल्ड मैप बना के दिखाएं, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। देन अपन फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे थे, अपन ने देखा व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज, देन वी विल सी हाउ द फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया इम्पैक्ट दीज एक्टिविटीज। तो इसमें भी आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम स्टार्टिंग में ही नहीं बनाना रहता कभी, आप पहले 2-3 पॉइंट रखिए, फिर एक कोने में, अगर ये आंसर शीट है तो इसके यहाँ पास एक कोने में, यहाँ से आपने शुरू किया 1 2 3 4, यहाँ पास आप कोने में एक डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम किसका बनाएंगे, आप इंडिया का एक मैप बनाएंगे और उसमें दिखा देंगे कि वेरियस फिजियोग्राफिक फीचर किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, और फिर आप यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि अगर अपन पहला लिखें व्हाट आर द फिजियोग्राफिक फीचर्स दैट इम्पैक्ट, देन यू कैन राइट अबाउट हिमालयास, ठीक है। हिमालयास किस तरीके से अपना जैसे कि गोट शीप रियरिंग को सपोर्ट करता है, वहाँ पास शीप के लिए अच्छा होता है एटमॉस्फेयर, या जो भी इसका वेदर रहता है। देन यू कैन राइट अबाउट आईजीपी इज इंडो गंगैटिक प्लेन, इंडो गंगैटिक प्लेन यानी गंगा का जो प्लेन है, यहाँ पास किस तरीके से फर्टाइल होती है बहुत ज़्यादा सॉइल, जिससे कि फूडर बहुत अच्छा होता है। फूडर यानी कि जो गाय भैंस खाती है ना, फूडर बहुत अच्छा होता है, लेबर इजी होता है। इन सब वजह से एनिमल हस्बेंड्री, काऊ, बफेलो, इन सब का रेयरिंग की जा सकती है, ठीक है। आपको उसी चीज़ों को लिंक करना है, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो आप लिख सकते हैं फूडर अच्छा है, लेबर अच्छा है, जिससे एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट होती है। देन यू कैन राइट कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में क्या अच्छा होता है, एक्वाकल्चर अच्छा होता है, मरीन फिशिंग अच्छी होती है। ये कॉमन सेंस की बात है। दीस आर द फिजियोग्राफिक फीचर्स, कोस्ट है, इंडो गंगैटिक प्लेन है, हिमालयाज है, और वहाँ पास किस तरीके से नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज हो रही है उसको लिंक करना है आपको, ठीक है। देन यू कैन राइट अबाउट प्लेट्यूज, प्लेट्यूज इज ऑल्सो फिजियोग्राफिक फीचर। यहाँ पास क्या हमें देखने को मिलता है, जैसे अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू है, सीएनपी छोटा नागपुर प्लेट्यू, या फिर अपना नागपुर प्लेट्यू आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं अलग मेघालयन एरिया में जो प्लेट्यूज वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पास आयरन ओर है, यहाँ पास है अपना कोल है,
तो यहाँ पास माइनिंग क्वेरिंग वगैरह हो रही है जो कि नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। प्लेटू में यहाँ पास ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इस प्लेटू है इसीलिए ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए सब मतलब अपनी नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो पा रही हैं, ये आप लिख सकते हैं। देन यू कैन राइट अबाउट अरिड रीजन्स, इट इज़ अ फिजियोग्राफिक फीचर, राजस्थान वगैरह के आसपास अरिड एरिया होता है, यहाँ पास कैमल रियरिंग की जाती है बिकॉज कैमल यहाँ पास रह पा सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन राइट आइलैंड्स, आइलैंड्स इज अ फिजियोग्राफिक फीचर, आइलैंड के बारे में आप लिख सकते हैं दैट यहाँ पास कोकोनट का प्लांटेशन किया जाता है। देन यू कैन राइट अबाउट फिशिंग, यहाँ भी फिशिंग की जाती है। इस तरीके से हम मल्टीपल जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, ये मैंने कुछ बताए हैं, इसके अलावा और जो आपके दिमाग में आ रहे हैं फिजियोग्राफिक फीचर्स वो आप लिख सकते हैं और इससे लिंक कर सकते हैं। वैसे इतना भी सफिशिएंट होगा बिकॉज आप आधे आधे से पेज से थोड़ा ज़्यादा में तो यही एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज एंड यू विल राइट दिस एक्टिविटीज, देन यू विल ड्रॉ अ मैप एंड फिजियोग्राफिक हाउ द फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया इम्पैक्ट दिस, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। देन यू विल राइट कंक्लूजन, आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में भी आप एक छोटा सा डायग्राम जैसा बना सकते हैं, जैसे कि या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक इन इन है ना, यूज ऑफ टेक इन दिस नॉन फार्म एक्टिविटीज प्लस यूज ऑफ सस्टेनेबल practices here will ensure the BRD and will lead to livelihood to these people जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। लूट टू BRD इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि जो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, जो पर्टिकुलर वल्नरेबल एरियाज हैं, रीजन है जहाँ पास यही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, जैसे कि राजस्थान में कैमल जो चलाते हैं या फिर जो फिशिंग करते हैं कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ पास किस तरीके से आप टैक का यूज़ करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ करें, जिससे कि जो उनका लाइवलीहुड है वो सस्टेन रहे और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो पाए। इस तरीके से 3-4 लाइन में आप इसे अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। Then comes the sixth question, which is explain briefly the ecological and economic benefit of the solar energy generation in India with suitable example। ये भी इजी में आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी इजी में आएगा बिकॉज सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इसमें बहुत सिंपल पूछा है कि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट बताइए विद एग्जाम्पल। ये चीज़ें हैं जो आप पढ़ के जाते हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोलर एनर्जी के बारे में बिना पढ़े पहुंच जाएं, आपको उसके बेनिफिट्स ना पता हो, आपको उसके बेसिक डाटा याद ना हो, बिकॉज सोलर एनर्जी तो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी तो एक अलग से ही टॉपिक होता है, अगर उसमें भी सोलर एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वही पढ़ के नहीं जा रहे हैं मतलब आपने अच्छे से नहीं किया तैयारी। सो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, आई थिंक 6 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, आपको इम्पैक्ट बताना है ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सोलर एनर्जी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, इन द इंट्रोडक्शन यू विल राइट द सोलर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया, आप सोलर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया लिखेंगे। इसके अलावा आप वर्ल्ड रैंकिंग भी लिख सकते हैं कि कौन से नंबर पे है। इसके अलावा अगर कोई रिसेंट में एसपी सोलर पार्क बना हो जिसका इनॉग्रेशन वगैरह पीएम ने किया हो या कुछ बात कही हो वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। देन कम द बॉडी, बॉडी में डायरेक्टली आपको लिखना है इकोलॉजिकल, ठीक है। बीज बॉडी, बॉडी में आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं इकोलॉजिकल बेनिफिट। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स में आप क्या लिखेंगे, इकोलॉजिकल बेनिफिट में डायरेक्टली आप लिखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो रहा है, बिकॉज आप जो दूसरे सोर्स से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं कोल पेट्रोल वगैरह से उसमें तो बर्न करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा। यहाँ अगर आपको कोई डाटा याद हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि एक डाटा है कि 1 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन लीड टू रिडक्शन ऑफ 1.3 मिलियन टन्स ऑफ CO2 पर ईयर, ठीक है। 1 गीगावाट अगर आप सोलर एनर्जी बना रहे हैं तो 1.3 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इमिशन पर ईयर कम कर रहे हैं आप। ये एक थोड़ा डिफिकल्ट डाटा है बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये डाटा नहीं या कोई और डाटा आपको सोलर एनर्जी के 4-5-6 डाटा याद होंगे। नहीं है याद तो आप ही गलती कर रहे हैं, बिकॉज डाटा हैवी आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा। आप टॉपर्स के आंसर देखेंगे जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो लिखते ही हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देन यू कैन राइट दैट इट विल रिड्यूस द एपी द एयर पॉल्यूशन, आप ये कम कर देगा बिकॉज हार्मफुल गैसेज वगैरह रिलीज नहीं होगी। इट विल रिड्यूस द वाटर यूज, वाटर वेस्टेजेस, वाटर वेस्टेज कम कर देगा बिकॉज सोलर एनर्जी जनरेशन में इतना नहीं लगता। दूसरी फॉर्म से आप एनर्जी जनरेट करेंगे कोल वगैरह से, उसमें पानी बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, ये भी इकोलॉजिकल बेनिफिट है। देन यू कैन राइट दैट इट लीड टू लैंड यूज इफिशियंसी, ये भी एक तरीके से इकोलॉजिकल बेनिफिट है। ऐसा क्यों, बिकॉज आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं दैट फ्लोटिंग
सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रीवा में एमपी में, या रीवा में नहीं एमपी में कहीं है, केरला में है, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हैं, या आप अगर कुछ रिसेंट एग्जांपल याद हो तो आप लिख सकते हैं। देन यू कैन राइट अबाउट द एग्रो सोलर मॉडल्स। एग्रो सोलर मॉडल्स के बारे में लिख सकते हैं, दैट विल इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। किस तरीके से जो अपन एग्रीकल्चर वगैरह साथ में करते हैं, प्लांटेशन साथ में करते हैं, वहीं सोलर मॉडल्स लगा देते हैं, इन दोनों को साथ में किया जाता है जिससे कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आप इकोलॉजिकल बेनिफिट में लिख सकते हैं, 5 पॉइंट। देन यू विल राइट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में भी आप 4-5 पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले कि बहुत सिंपल चीज़ क्या है, फॉसिल फ्यूल का जो एफ इज फॉसिल फ्यूल का जो इंपोर्ट है वो कम होगा। तो आप लिख सकते हैं कितना अपना करंट अकाउंट डिफिसिट सीएडी इज बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल। किस तरीके से आप 85% ऑफ क्रूड ऑयल, 85% ऑफ क्रूड ऑयल अपन इंपोर्ट करते हैं, कितना अपना करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाता है उसके कारण। ये सारी चीज़ें आपको डाटा याद हो लेटेस्ट, तो आप याद ही होंगे, वो लिखना ही है आपको यहाँ पास, ठीक है। किस तरीके से वो आपका बच जाएगा अगर आप लोकल एनर्जी जनरेशन कर लेंगे थ्रू सोलर एनर्जी। देन जॉब क्रिएशन होगी, इसका भी आपको डाटा याद होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा कहती है कि 1 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन क्रिएट्स 24 जॉब्स। ये तो एक सिंपल सा डाटा है, तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं इकोनॉमिक में, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि आप लिख सकते हैं अबाउट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये भी एक तरीके से का इकोनॉमिक बेनिफिट है कि आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, जिससे कि जो रूरल एरिया में जो उनका अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बूस्ट हो पा रही हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं धरनी, धरनी इन बिहार, यहाँ पास सोलर प्रोजेक्ट है जिसने पूरे विलेज को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। और आप लिख सकते हैं अबाउट फार्मर्स को कैसे बेनिफिट हो रहा है इसके सोलर एनर्जी के थ्रू। पीएम कुसुम के बारे में आप लिख सकते हैं। पीएम कुसुम में जो भी जो सोलर मोटर्स वगैरह हैं वो सोलर एनर्जी से एम्पावर होंगी, जिस जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट कर रहे हैं जो फार्मर्स, ये इसे बेच सकते हैं टू कंपनीज, जिससे कि इट विल हेल्प इन डबलिंग फार्मर इनकम। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये भी एक तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट है। देन सरकार ने सोलर जो टैरिफ्स हैं वो कंपेरेटिवली कम कर दिए हैं, गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द सोलर टैरिफ, जिससे कि कंपेरेटिवली चीपर होती जा रही है। तो ये आप कुछ लिख सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट में, ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं इकोलॉजिकल बेनिफिट में। देन यू कैन ऑल्सो ड्रा डायग्राम, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम, जहाँ पास अगर आपको यहाँ पास आप एक ये पेपर है आपका, आप ये पॉइंट लिख रहे हैं, छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं इंडिया का मैप, जहाँ पास आप इंडिया के मेजर सोलर पार्क जो रीवा में है या आंध्र प्रदेश में जो भी हैं वो सोलर पार्क्स दिखा सकते हैं। ये भी एक छोटा सा आप, लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एकदम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये छोटा सा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत बड़ा ऐसे पेपर के बीच में बना दिया। अगर इतनी बड़ी कॉपी है तो इतना सही डायग्राम होना चाहिए यहाँ पास आपका, ठीक है। छोटा सा मैप बनाइए, उसमें लेबल कर दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। देन फाइनली यू कैन कंक्लूड बाय राइटिंग वे फॉरवर्ड। आप अंत में अगर आपकी जगह तो इसमें बचेगी नहीं, आपने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए, 10 पॉइंट से ज़्यादा लिख दिए, तो आप वे फॉर मतलब कंक्लूजन में डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट स्टेप्स हैं, गवर्नमेंट स्टेप्स आप 1-2 लिख दिए। पीएम कुसुम है, जो सोलर पास डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये सारी चीज़ें, दीज आर इन द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू अचीव नेट जीरो। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक चीज़ें बेनिफिट पूछा ना, तो नेट जीरो बाय 2070 अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं, आपकी स्पेसिफिक चीजें भी आ जाएंगी, डाटा भी आ जाएगा, और आपने लिंक भी कर दिया, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था सोलर एनर्जी में जो मुझे लगता है कि आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन इजी में आएगा बिकॉज ये बहुत न्यूज़ में ही रहता है। अगर आपने ये भी आपने नहीं पढ़ा सोलर एनर्जी के, पढ़ा तो हर किसी ने होगा, पढ़ने का मतलब है कि आपको 5-6-10 डाटा, 5-6 भी कम बता रहा हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट है, 8-9 डाटा आपको अच्छे से याद हो, रटे हों, जो कि आप एग्जाम्पल में तुरंत, एग्जाम एनवायरमेंट में तुरंत यूज़ कर पाएँ। अगर आप उस समय सोचने बैठेंगे कि यार कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो रहा है, कितने जॉब मिल रहे हैं इससे, आप ये जनरलाइज पॉइंट लिख देंगे कि जॉब जनरेशन हो रहा है, तो इतने नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर डेफिनेटली मिलते हैं, उसमें आपके डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे, अबव एवरेज मार्क्स आ जाएंगे अगर आप बिना डाटा के भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह बना देंगे, बट इतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको डाटा वगैरह जो ये सारी चीज़ें हैं वो यूज़ करनी ही है, तभी आपका सब अच्छा हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 7th क्वेश्चन, विच इज़ अगेन अ 10 मार्कर, जो कि वेरी इजी में आ जाएगा। वेरी इजी क्यों बोल रहा हूँ, वाटर सुनामी दिसंबर 26 दिसंबर 2024, ठीक है।
इस समय क्या था, 20th एनिवर्सरी थी, 20th एनिवर्सरी थी जो 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई थी ना, उस दिन ठीक है, उसकी 20th एनिवर्सरी थी। तो ये थोड़ा न्यूज़ में भी था, 10th 20th ये एनिवर्सरी वगैरह अगर रहती है, 10th एनिवर्सरी या 20th एनिवर्सरी या कुछ भी है, तो न्यूज़ में भी रहता है। बट ये ना भी हो, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुनामी तो आप पढ़ते ही है ना डिजास्टर मैनेजमेंट में या ज्योग्राफी में। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो नहीं और कर रहे हैं आप अच्छी से तैयारी। वाटर सुनामी डेफिनेशन बतानी है कि किस तरीके से लार्ज ओशन वेव्स होती हैं कॉस्ड बाय द अंडर वाटर डिस्टर्बेंस। इस तरीके से आप सिंपल सा एक एक दो दो तीन लाइन का एक वाटर सुनामी बताइए। हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म, किस तरीके से और कहाँ पास ये बनती है, ये आपको बताना है। एंड व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अगेन यहाँ पास एक चीज़ें आ जाएंगी। एक मैं बहुत ज़रूरी चीज़ आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है दैट वेन एवर यू आर राइटिंग एनी आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, वेन एवर यू आर रीडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम का आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कोई भी इसमें आप डिजास्टर पढ़ रहे हैं, बीट सुनामी बीट अर्थक्वेक, एटलीस्ट 3 से 4 इंडियन एग्जाम्पल और 3 से 4 वर्ल्ड के एग्जाम्पल। यानी कि इंडिया में 3-4 बार कौन सा वो डिजास्टर जब आया था, 3-4 बार जब वर्ल्ड में आया था, वो आपको एग्जैक्ट एग्जाम्पल याद होने चाहिए। जैसे कि सुनामी में हर किसी को याद रहता है 2000 कब की, 2004 की इंडियन ओशन सुनामी, 2011 की आपको सुनामी याद होगी जापान की। ये दो चीज़ें याद रहती हैं। इसके अलावा मुझे भी अभी दो ही याद आ रही हैं, बट आपको एटलीस्ट कोशिश करना है कि आप 3-4 जमा करके रखें। हाँ, सुनामी तो आती रहती है, मतलब इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, बट और दूसरे डिजास्टर तो होते रहते हैं, तो उसके बारे में आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो चीज़ें भी पता है कि यहाँ यहाँ हुई थी, जो कि मुझे लगता है कि हर किसी को पता होगा, तो आप ढंग का आंसर लिख पाएंगे। इसके इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं लिखना, व्हाट इज सुनामी पूछा गया है तो यू विल डिफाइन सुनामी। देन हाउ एंड देन आप कैसे, क्या पूछा है, हाउ एंड वेयर दे आर फॉर्म्ड, यानी कि कैसे और कहाँ बनती हैं। तो ये भी मतलब इसके बेसिकली कॉजेज पूछ रहे हैं, तो आप पहली चीज लिखेंगे अर्थक्वेक। जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें अंडर वाटर अर्थक्वेक हुआ था, सुमात्रा आइलैंड के पास, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है वहाँ पास हुआ था और वहाँ से वेव जनरेट हुई थी, तो ये आप लिख सकते हैं। देन इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हैं। हाउ में एक अर्थक्वेक एक कॉमन कॉज होता है, तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं ना सिंपल सा, जहां पास आप ये दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मतलब वो है, यहाँ पास अंडर वाटर यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है कुछ, जिससे कि यहाँ पास वेव जनरेट हो रही हैं। ये वेव जनरेट हुई, इनकी हाइट बढ़ती जाएगी, जब यहाँ पहुंची तो बहुत बड़ी हो गई अपने कोस्ट के पास। इस तरीके का आप डायग्राम बना सकते हैं। पहला ये जनरेट हुआ, वेव जनरेट हुई, यहाँ से ट्रैवल की वेव, इनकी वेवलेंथ यहाँ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। जैसे ही कोस्ट के पास पहुंचेगी तो हाइट ज़्यादा हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है। इस तरीके की आप डायग्राम आपको बनाना ही है। तो पहला हो गया अर्थक्वेक। दूसरा हो गया जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जब वो आपस में कन्वर्ज होती हैं, उनमें आपस में फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ से भी एक डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, जिससे कि जैसे कि रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में आप लिख सकते हैं, वहाँ पास आ जाती है सुनामी वगैरह। अर्थक्वेक होते रहते हैं, सुनामी आती है, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं वॉल्केनो। इसका भी आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। 1883 में कहीं इंडोनेशिया में कोई आइलैंड था, मुझे याद नहीं आ रहा, के से कुछ नाम था, आप जो पढ़ रहा है अभी लेटेस्ट उसको पता होगा, इसके कारण वहाँ हुआ था। देन यू कैन राइट लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड अगर बड़ी लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, ये मतलब ये ओशन है, यहाँ पास एक पहाड़ है, यहाँ से कोई बड़ी सी लैंडस्लाइड हो गई तो यहाँ भी बड़ी सी वेव जनरेट हो जाएगी, ये भी आप लिख सकते हैं। ये आपका डायग्राम नहीं बनाना, बट लिख सकते हैं आप। देन ग्लेशियल काल्विंग, यानी कि ग्लेशियर, सपोज यही ग्लेशियर है और यहाँ की एक बड़ा सा ग्लेशियर अलग हो गया, यहाँ पास गिर गया, तो यहाँ से भी वेव जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन मैन मेड आप लिख सकते हैं, है ना। 1940s 50s में यूएस ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी मार्शल आइलैंड में, वहाँ पास न्यूक्लियर टेस्टिंग के कारण छोटी सी एक सुनामी जनरेट हो गई थी। तो ये तो कुछ कॉजेज लिख सकते हैं, हाउ एंड वेयर दे आर जनरेटेड। आपने हाउ में तो बता दिया, वेयर दे आर जनरेटेड आप इसमें एक डायग्राम बना सकते हैं वर्ल्ड का, जहाँ पास आप दिखा सकते हैं, वर्ल्ड मैप आप बना सकते हैं। एक तो आपने ये डायग्राम बनाया हाउ का, एक वर्ल्ड मैप बना सकते हैं जिसमें कि आप एरियाज दिखा सकते हैं। वर्ल्ड मैप आप बनाएंगे जो आपको पता है, जापान के पास आप दिखा सकते हैं सुनामी वेव। जो पैसिफिक रिंग फायर है वहाँ दिखा सकते हैं कि यहाँ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। आप अपनी सुमात्रा आइलैंड बनाइए, सुमात्रा आइलैंड के पास दिखा दीजिए कि वहां से कैसे सुनामी जनरेट हुई। इस तरीके का डायग्राम बना के आप ये वेयर को थोड़ा और जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हाउ एंड वेयर दे आर जनरेटेड। देन कम्स द कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, इसमें आप सिंपल सा है, आपको हर किसी को पता होगा, ये तो कोई भी बता देगा, बट इसमें आपको स्पेसिफिक चीज़ें अगर पता है, जैसे कि लाइफ क्या लॉस हुआ था, लाइफ कितनी लॉस हुई थी। तो जो 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई थी उसने कितने कंट्रीज को इम्पैक्ट किया था, अराउंड आई थिंक 14 समथिंग मैंने लिख के रखा है, 14 कंट्रीज को इम्पैक्ट किया था, जिसमें कि अराउंड 2.3 लाख लोग मर गए थे। इस तरीके का आप डाटा, इंडिया में कुछ 14,000 समथिंग मरे थे। इस तरीके का आपको डाटा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इट विल इम्पैक्ट इकोनॉमी,
जो लाइवलीहुड है फिशरमैन की, जो कोस्टल में लोग रह रहे हैं, वो सब इम्पैक्ट हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि 2011 में जो जापान में सुनामी आई थी, वहाँ पास जो फुकुशिमा उनका न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसमें उसके मतलब न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ये लिख सकते हैं। हेल्थ का इशू आ जाता है, हेल्थ में आप लिख सकते हैं अबाउट द वेक्टर बॉर्न डिसीजेज, अबाउट द वाटर पॉल्यूशन, अबाउट पोस्ट ट्रोमेटिक PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि किस तरीके से इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है कि उसके बाद भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका रहता है। आप जोग्राफिकल फीचर लिख सकते हैं, जोग्राफिकल इशू लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं छोटे, वो डूब ही जाते हैं कंप्लीटली, अभी तक डूबे रहते हैं, अभी तक डूबे हैं जो 2004 में डूबे थे। या फिर आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैथीमेट्री है, बैथीमेट्री यानी कि जो ओशन का फ्लोर है, उसमें फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन में फ़र्क पड़ता है, कम्युनिकेशन में फ़र्क पड़ता है कि कुछ आइलैंड्स हैं जो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं जब सुनामी आती है, और जो अपनी जो केबल्स हैं, ऑप्टिकल केबल्स जो ओशन फ्लोर से जाती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज लिख सकते हैं, आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, 2-3 स्पेसिफिक डाटा लिखने पड़ेंगे, तभी आप इसका फ़र्क पड़ेगा। देन फाइनली इन द कंक्लूजन यू कैन राइट द वे फॉरवर्ड टाइप का कंक्लूजन लिख सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये जन अब बहुत ऑलरेडी आंसर बड़ा हो गया, इतनी जगह नहीं रहेगी, तो यू कैन राइट ग्लोबल कॉपरेशन करना चाहिए। देन यू नीड टू हैव द अर्ली वार्निंग सिस्टम, यू नीड टू हैव अ कोस्टल प्रिपेयर्डनेस। कोस्टल प्रिपेयर्डनेस में सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आपकी जो कम्युनिटी है उसको अच्छा हो। कुछ स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं तो आप यूनेस्को का वो लिख सकते हैं इनिशिएटिव, सुनामी रेडी ड्रिल कराता है यूनेस्को, या इनक्वाइस के बारे में आप लिख सकते हैं। इस तरीके कुछ पॉइंट आप लिख के स्पेसिफिक चीज़ें, तीन आपको सब नहीं लिखना, 2-3 चीज़ें लिखिए और अच्छे से कंक्लूड कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी इजी में आ जाएगा, बिकॉज ये हर कोई पढ़ता है, सुनामी या कोई भी अगर डिजास्टर आ रहा है पढ़ रहा तो वो हर कोई पढ़ेगा। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो उसके इम्पैक्ट वगैरह तो आपको हर कोई लिख देता है, सेम ही होता है कि लाइफ की लॉस होगा, इकॉनमी का लॉस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा, लाइवलीहुड चला जाएगा, पॉल्यूशन होगा, हेल्थ हैजार्ड आ जाएंगे, हर एक जो भी वो हो रहा है उसका यही रहता है। मतलब आंसर कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह में यही रहता है, बट आपको स्पेसिफिक डाटा लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 2004 में सुनामी आई थी, तो उसका आप एटलीस्ट डाटा लिख लीजिए। इसी तरह कोई मेजर फ्लड आई, फ्लड का क्वेश्चन आया और कोई मेजर फ्लड आई हो तो उसके बारे में आपको डाटा पता होगा, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, अब अपना देखते हैं 7th क्वेश्चन। हो गया अपना 8, देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन मॉडरेट में आ जाएगा, इतना आसान नहीं है, बिकॉज हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेसेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस। ये कोई डायरेक्टली पढ़ के नहीं जाता, पिछला वाला क्वेश्चन तो सुनामी पे था, ये डायरेक्टली आदमी पढ़ के जाता है, बट ये कोई डायरेक्टली थोड़ी पढ़ता है कि स्मार्ट सिटी का क्या इम्पैक्ट होगा इन अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, ये दोनों इशूज को कैसे सॉल्व करेगा। उसमें आपको थोड़ा बहुत बना के लिखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्मार्ट सिटी का क्या फर्क पड़ेगा, हाउ विल स्मार्ट सिटी एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इसको आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंट्रोड्यूस तो हर किसी को पता है, स्मार्ट सिटी मिशन से करेंगे कि कैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे। आप चाहें तो एक मैप बना के दिखा सकते हैं कौन कौन सी स्मार्ट सिटी के बारे में, इंडिया का मैप बना के, नहीं भी बनाना चाहते तो चल जाएगा, इसके बारे में आप लिखिए। इसका ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए कि आप किस तरीके से सिटीज को इंक्लूसिव बनाना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना था, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, टेक्नोलॉजी का यूज करना था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि इंडिया का स्मार्ट सिटी मिशन था जो इस ईयर में आया था, 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की वादा किया इसने। इसने ये कहा कि इसके ऑब्जेक्टिव हों कि सिटीज टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो, सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो। इस तरीके से 2-3 लाइन में कुछ जनरलाइज पॉइंट करके आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। देन कम्स द बॉडी। बॉडी में आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। बॉडी में 2 चीजें पूछी हैं कि किस तरीके से अर्बन पॉवर्टी को एड्रेस करेगा। आप कॉमन सेंस की बात है, ये डायरेक्ट नहीं पढ़ा बट ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस क्यों, अर्बन जो पुअर है उसकी क्या इश्यूज है, उसके इश्यूज आप लिखिए। सबसे पहले उसका इश्यूज है हाउसिंग, किस तरीके से स्मार्ट सिटी हाउसिंग के इशू को एड्रेस करेगी, बाय प्रोवाइडिंग एएससी इज अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, छोटे छोटे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में। इसके अलावा स्मार्ट सिटी और क्या करेगी, जैसे कि अपना और क्या इश्यूज होते हैं अर्बन पुअर के, बेसिक सर्विसेज नहीं रहती। बेसिक सर्विसेज मतलब जो अपना खाना पीना और जो अपना पानी है, सैनिटेशन है, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह, इन सबको कैसे सॉल्व करेगी। इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, सैनिटेशन सप्लाई होगा, यू कैन राइट अबाउट हर जल शक्ति अभियान,
कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी से लिंक्ड है जल शक्ति अभियान की, हर जगह हर घर में टैप वाटर पहुंचाना है, किस तरीके से अर्बन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है सिटी इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देन क्या होती है, जॉब्स की इशू होती है अर्बन पुअर को, तो किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है एसडीएम से लिंक है स्मार्ट सिटी मिशन, किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है अर्बन पुअर्स को। देन जॉब में अगर वो जाते हैं तो उनको वो कनेक्टिविटी की दिक्कत होती है, मोबिलिटी की दिक्कत होती है, तो किस तरीके से स्मार्ट सिटी में कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है, किस तरीके से बीआरटीएस की जो बसें चलेंगी, मेट्रो होगी जो कि चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें होंगी जिससे कि अर्बन पुअर को फायदा होगा। इस तरीके के आप 3-4 पॉइंट लिख के अगले में आ सकते हैं। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो भी आपका रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर जो भी सर्विसेज हैं वो हर एक लास्ट माइल तक पहुंचे, जो भी प्लान वगैरह बनाया जा रहा है वो इनसे पूछ के बनाया जाए, इनका इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि बेसिकली गुड गवर्नेंस जैसा कुछ रिलेटेड है वो। ये आप अगर समझ गए इतना तो आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में पहली चीज आप क्या लिखेंगे, यू कैन राइट अबाउट ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को कैसे स्मार्ट सिटी प्रमोट कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और इससे लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज हो जाएगी। देन यू कैन राइट अबाउट आईसीटी टूल्स किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, दैट विल ब्रिंग द दैट विल लीड टू क्या कह सकते हैं आप, दैट विल लीड टू ट्रांसपेरेंसी, दैट विल ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से स्लम रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, और जो स्लम रीडेवलपमेंट किया जा रहा है ना, इसमें जो प्लान बन रहा है उसमें इंक्लूसिविटी है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है किसका, जो वहाँ स्लम्स के लोग ले रहे हैं, प्लान बनाने में भी इम्प्लीमेंटेशन में भी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ देम इन प्लानिंग, जिससे कि उन्हें एक सेंस ऑफ वो मिल रहा है कि हम भी इन्वॉल्व हैं इसमें। देन यू कैन राइट अबाउट द रिफॉर्म इन द अर्बन लोकल बॉडीज, स्मार्ट सिटी में किस तरीके की अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो कि ज़्यादा इंक्लूसिव हैं, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इस तरीके का कुछ इसमें भी 4-5 पॉइंट आप लिख के एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं चाहे तो, जैसे कि स्मार्ट सिटीज इस तरीके का आप बनाइए, एंड देन यू विल राइट अबाउट अर्बन पॉवर्टी, और फिर लिखिए यहाँ 1-2-3 पॉइंट लिखिए, हाउसिंग वगैरह किस तरीके से सॉल्व करेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग, कॉम्प्लाइंस, स्किल डेवलपमेंट मिशन या टेक्नोलॉजी हो, जो भी आप लिखेंगे। देन यू विल राइट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अगेन यहाँ 1-2 चीजें लिखिए, एंड देन यू विल राइट हियर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सिटीज। समझे आप, इस तरीके से आप छोटा सा बना सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा अगर आप बनाएंगे एंड में। एंड देन फाइनली यू कैन राइट अ कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप एसडीजी लिख सकते हैं, एसडीजी साइड एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव सिटी से है, तो उस तरीके से आप एसडीजी से कंक्लूड कर सकते हैं क्या आंसर। तो ये एक आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट ethos of civil services in India stand for combination of professionalism and national consciousness, यानी बेसिकली जो इथोस है सिविल सर्विस का, इट स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनल कॉन्शियसनेस। ये भी मॉडरेट में आएगा, ये एथिक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया, एथिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विस है ना, इसमें आपको एथिक्स आपका नॉलेज है तो आप अच्छा लिख पाएंगे कि मतलब बेसिकली आपको लिखना है कि किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म और नेशनल कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है सिविल सर्विसेज में। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन कैसा, एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या लिखेंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, सिविल सर्विसेज फ्रॉम द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सेट बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एज प्लस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग लाइक डेवलपमेंट प्लस डेमोक्रेसी, है ना, इस तरीके का आप कुछ लिख सकते हैं, डेवलपमेंट डेमोक्रेसी ऑफ एंड मेंटेनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये इस तरीके का आप जनरलाइज्ड इंट्रोडक्शन लिखिए। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक याद आ रहा है तो आप वो लिखिए, बहुत अच्छा है। अगर कुछ रिसेंटली हुआ था जिसमें कि प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट किया हो, जैसे कोई रिसेंटली स्कीम आई हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम आया हो, तो वो आप डेफिनेटली लिखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देन इन द बॉडी यू विल राइट अबाउट उसमें क्या पूछा था, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, तो इसमें भी आप 2 में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म के बारे में आप लिखेंगे कि किस तरीके से एथोस ऑफ द सिविल सर्विसेज इज द मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनल कॉन्शियसनेस। तो क्या होता है एथोस ऑफ सिविल सर्विसेज, प्रोफेशनलिज्म कैसे एथोस ऑफ सिविल सर्विसेज को अपहोल्ड करती है, तो इसमें आप लिख सकते हैं इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, इस तरीके के कुछ वैल्यूज लिख सकते हैं। यू विल राइट अबाउट इफिशियंसी, यू विल राइट अबाउट अकाउंटेबिलिटी, यू विल राइट अबाउट ट्रांसपेरेंसी, यू विल राइट अबाउट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यू विल राइट अबाउट एथिकल स्टैंडर्ड्स, अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। इस तरह के 5-6 पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट बहुत सिंपल है, एथिक्स के कीवर्ड्स हैं, बट आपको इसमें एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा।
जब आप लिख रहे हैं न्यूट्रलिटी, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कैसे एक सिविल सर्वेंट ने, जो रूलिंग पार्टी का ही एमसीसी के टाइम पे कुछ वॉल्यूशन कर रही थी, उन पर ही फाइन लगा दिया, किस तरीके से एफिशिएंट काम करके दिखाया किसी एक सिविल सर्वेंट ने, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया गया। हर में आपको एक लाइव एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, लेटेस्ट जो चल रहा है या पुराने जो भी एग्जाम्पल है, जो भी स्कीम वगैरह कुछ है, वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको 500 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। क्या क्या मैंने बताया? यू कैन राइट अबाउट इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पीसी इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, देन एथिकल स्टैंड, अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। देन सेकंड इज इट्स अबाउट नेशनल कॉन्शियसनेस, एनसी इज नेशनल कॉन्शियसनेस। इसके बारे में भी आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि यू कैन राइट अबाउट कस्टोडियन ऑफ यूनिटी, सिविल सर्वेंट एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ यूनिटी। नेशनल कॉन्शियसनेस से रिलेटेड कुछ चीजें लिखनी है। कस्टोडियन ऑफ यूनिटी, किस तरीके से एक ऑल इंडिया सर्विसेज रहती है जो कि यूनिटी की तरह वर्क करता है ना, यूनिटी मेंटेन करके रखती है। देन यू कैन राइट अबाउट पीपल सेंट्रिज्म, किस तरीके से पीपल सेंट्रिक रहता है। देन देयर रोल इन डेवलपमेंट, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो डेवलपमेंट में मेन रोल रहा वो सिविल सर्वेंट का रहा, किस तरीके से, वो आप एक दो एग्जांपल देके बता सकते हैं कि एक सिविल सर्वेंट ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया हो उसके बारे में। सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह का डेवलपमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इज ड्रिवन बाय द सिविल सर्वेंट्स, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। देन यू कैन राइट पैट्रियोटिज्म, देन यू कैन राइट गोइंग बियॉन्ड जॉब, किस तरीके से एक्स्ट्रा माइल गया कोई सिविल सर्वेंट है, उसने अच्छा काम करके दिखाया। इस तरीके की आप चीजें लिख सकते हैं, और उसमें आपको हर में एक एग्जांपल देना होगा, लेटेस्ट या जो भी आपने एग्जांपल पढ़ा है, जो फेमस एग्जांपल है। देन फाइनली क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक दैट द ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, जस्टिफाई योर आंसर। ये भी मॉडरेट में हो जाएगा, आप डायरेक्टली नहीं पढ़ते इस पर, आप इतना 150 वर्ड का नोट तैयार नहीं करते कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर को लाती है या नहीं लाती है। तो इसका अपन आंसर लिखेंगे, ये भी बहुत सिंपल हो जाएगा। मतलब आप सिंपल नहीं है, बट आपको थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा, वो आना चाहिए आपको, आंसर राइटिंग करेंगे तभी आएगा। इसमें इंट्रोडक्शन में यू विल डिफाइन द ग्लोबलाइजेशन, क्या होती है ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। कोई डाटा आपको पता हो कितना हुआ है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन इन द बॉडी यू विल राइट कि क्या पूछा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर को बढ़ावा देती है या फिर नहीं, मतलब आप इससे एग्री करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप लिखिए यस, आपको यस नो दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, यस और नो वाले, ठीक है। इस तरीके से मत लिखना, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। यस में आप क्या लिख सकते हैं कि हाँ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर को बढ़ावा देती है। क्यों बढ़ावा देती है? बिकॉज एमएनसीज आ गई हैं, स्टार्टअप्स आ गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं। यही तो है, यही सारी चीज़ें तो एग्रेसिव ग्लोबलाइजेशन के कारण आई हैं, और जो कि एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं। देन रीच बढ़ गई है, आप इंडिया में बैठ के फॉरेन की कोई भी चीज मंगा सकते हैं, अगर इंडिया में नहीं मिल रही, एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर ही तो है ये। देन यू कैन राइट ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया है फीमेल्स का। देन यू कैन राइट मिमिकिंग, मिमिकिंग वेस्ट कल्चर, जो वेस्ट में कल्चर चल रहा है उसको आप मिमिक कर रहे हैं कि वेस्ट में यार ये चीज़ फेमस हो गई, ये चीज़ खरीद रहा है इंसान, तो हम भी एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर आ जाएगा और हम भी खरीदेंगे, भले ही वो कुछ काम की ना हो अपने। देन नहीं, आप ये भी लिखेंगे कि नहीं, ये एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर को, सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर को बढ़ावा नहीं देता, जैसे कि रीच आपकी बढ़ी है तो आपको अच्छा सामान भी मिल रहा है ना, गुड मटेरियल, जो भी चीज़ें आप लिखेंगे, गुड सर्विसेज मटेरियल वगैरह भी मिल रहा है, वर्ल्ड लेवल का मिल रहा है। देन आपको चीप मिल रही हैं चीज़ें, बिकॉज बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, एमएनसीज हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ा है, चीज़ें चीप मिलने लगी हैं। देन आपके पास चॉइसेस बहुत सारी आ गई हैं। देन यू कैन राइट अबाउट ब्रांडेड प्रोडक्ट आ गया है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जिससे कि क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा है आजकल। देन यू कैन राइट कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ी है, किस चीज़ से रिलेटेड? क्वालिटी से रिलेटेड, जो उसको सर्विसेज मिलनी चाहिए उससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को रिलेटेड रेवोल्यूशन चल रहा है कि यार जो भी खाना होगा वो हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी स्नैक्स आ गए हैं, जो फास्ट फूड है वो भी हेल्दी होना चाहिए। तो ये सब इससे प्रमोट हो रहा है, एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर नहीं, ये कुछ अच्छी चीज़ें भी इससे प्रमोट हो रही हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन स्पेशल प्रोडक्ट्स आ गए हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर चाइल्ड, फॉर एल्डरली, फॉर एलजीबीटीक्यू, फॉर फीमेल्स, सबके लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, जो कि सिर्फ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर नहीं हो रहा, मतलब आप अंत में ये लिखना है आपको, ग्लोबलाइजेशन के कारण और अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं जो अपन ने ऊपर बताई। और फाइनली आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज ए इनएविटेबल थिंग, है ना, ग्लोबलाइजेशन तो हो ही रहा है, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। विथ आप लिख सकते हैं प्रूडेंट पॉलिसीज के कारण, प्रूडेंट, विथ प्रूडेंट पॉलिसीज ग्लोबलाइजेशन एंड बैलेंस्ड
बैलेंस्ड आउटलुक, ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू सस्टेनेबल ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि आप प्रूडेंट पॉलिसीज लाइए, बैलेंस्ड आउटलुक रखिए ग्लोबलाइजेशन की तरफ, तो उससे सस्टेनेबल ह्यूमन प्रोग्रेस हो जाएगी। इस तरीके से आप कुछ छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं 2-3 लाइन में। तो ये था 10th क्वेश्चन। ये लगभग 10 मार्कर सारे कंप्लीट हो गए जो आपको 150 वर्ड्स में लिखने थे। आई होप ये आपको बेनिफिशियल लगा हो वीडियो। आगे के जो 15 मार्कर हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो।